नमस्कार। नवनिर्वाचित उप महापौर श्रीमती टीम चटर्जी से बातचीत करने वाला हूं। और आप अभी उप महापौर बनी है, लेकिन वो एक शिक्षाविद हैं, जानी मानी, एक स्कूल का संचालन करती हैं और उनकी पृष्ठभूमि जो है आर्ट एंड कल्चर की रही है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, हर तरह के मुद्दे पर बात। नमस्कार। ये बताएं कि सबसे पहले तो क्योंकि आप देवघर के हैं, देवघर जो है कल्चरल कैपिटल इसको बोलते हैं, सांस्कृतिक राजधानी। तो सांस्कृतिक राजधानी और आपका पारिवारिक भी जो पृष्ठभूमि है वो संस्कृति, आपके पिताजी जाने माने नाटककार और अभिनेता थे, तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? अब आपने उस कितना आप में वो बातें आई हैं विरासत? देखिए, हमारे हम जो बंगाली कल्चर से हैं, तो जैसे हमारे यहाँ जो है कि जैसे पढ़ाई को हम लोग जो तवज्जो या जो इम्पोर्टेंस देते हैं, सेम इम्पोर्टेंस होता है कल्चरल डेवलपमेंट में बच्चों। आप इस चीज़ को समझिए कि बंगाली कल्चर में जितना इम्पोर्टेंस हम एजुकेशन को या पढ़ाई को दे रहे हैं, उतना ही याद करिए कि पैरेलली हम लोग कल्चरल डेवलपमेंट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, 80s की बात है, तो बहुत ज़्यादा देवघर में सीखने या सिखाने का नहीं था, बहुत कम था। लेकिन प्रोग्राम्स होते थे, जैसे हमारे RN बोस बांग्ला लाइब्रेरी में न्यू ईयर का नववर्ष जो होता है उसका प्रोग्राम होता था, 25 बैसाख का प्रोग्राम होता है, तो अभी भी होता है। तो उसमें बहुत छोटे से हम लोग, मैं और मेरी दीदी, हम लोग को रेवा बोस करके मैम थी, वो डांस सिखाती थी और हम लोग उसमें जाके प्रोग्राम करते थे। इसके अलावा भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे। और मेरे जो पापा जो कि नाटककार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग से उनका हॉबी या कह सकते हैं कि जीवन ही था। भले वो यूको बैंक में बैंकर थे, लेकिन उसमें भी समय निकाल के एक नाटक को मंच पे लाने का कार्यक्रम, उसका रिहर्सल, सारा चीज RN बोस लाइब्रेरी में होता था। मैं जाती थी पिताजी के साथ। तो धीरे धीरे मैं उसके अलावा भी मैं आपको बोल दूं कि वहाँ पे आवृत्ति होता था, रेसिटेशन कंपटीशन जिसको बोलते हैं। और श्री मोलय सरकार जो थे मेरे पिताजी, इनको अपना गुरु, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड बोला करते थे। हम लोग जेठू बोलते थे। तो वो हमको आवृत्ति के लिए ट्रेन करते थे। और बस समझिए कि जो बोलने की क्षमता है, आज जो मैं बोल पा रही हूँ, या जो वो आदत है, वो बहुत बहुत छोटे से ही इंस्टिल किया गया है। तो देखिए, बोल तो सबको ही देते हैं, लेकिन बच्चों में वो हुनर को पहचानना, इवन स्कूल्स भी आप देखिएगा कि बच्चों में वो हुनर को कौन बच्चा गा रहा है, कौन बच्चा नृत्य अच्छा कर रहा है, कौन बच्चा स्पीच अच्छा दे रहा है, कौन बच्चा लीडरशिप में ज्यादा, मतलब टीम वर्क को ज्यादा ये कर पाता है। तो ये स्कूल्स के अलावा पेरेंट्स को भी इस बात को, अपने बच्चे के हुनर को आप अगर जान जाएंगे तो उसको उसी रास्ते पे भेजने से उसमें और ज्यादा विकास हो जाता है। तो बंगाली कल्चर तो देवघर का तो बेस बहुत मैक्सिमम बंगाली लोग कल्चर से जुड़े हुए थे। और मैंने यहाँ तक कि मैंने सत्संग में भी बहुत सारे डिबेट्स और रिसाइटेशन में भाग लिया है। स्पेशली सीनियर जब मैं थोड़ा 6, 7, 8 में चली गई थी, उस समय वहां पे भी होता था, विवेकानंद के ऊपर बातें होती, मतलब आपको प्रेजेंटेशन देने होते थे। तो उस तरह से हमने देवघर में ही बहुत कुछ सीखा। आपका बैकग्राउंड पृष्ठभूमि कल्चरल रही, आपने काफ़ी कुछ सीखा और यहाँ काम करते रहे। तो इसके साथ साथ आप एक शिक्षाविद हैं, स्कूल का संचालन करती हैं।
तो ये आपके मन में कैसे आया कि आपको इस स्कूल का संचालन करना है? देखिए, मैं पहले अपनी शिक्षण की पृष्ठभूमि में आपको बता दूँ कि मेरी बेसिक क्लास 10 तक की, नर्सरी से 10 तक की पढ़ाई मैंने देवघर सेंट फ्रांसिस से किया है। उसके बाद मैं +2 MGM सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोकारो से किया है। मैं ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से की हूँ और मैंने MBA PGDBM जिसको कहेंगे वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से किया है दिल्ली में। तो उसके बाद मैं नौकरी करने लगी। फिर जब मैं यहाँ हम लोग जब मैं और मेरे हस्बैंड ने जब कॉन्शियस ये डिसीजन लिया कि हम लोग बैंगलोर छोड़ के जसीडीह में आके बसेंगे, इट वॉज अ बिग डिसीजन लाइफ में, क्योंकि वी वर इनटू सीनियर मैनेजमेंट पोस्ट, काफ़ी ऊपर पोस्ट में थे। मेरे हस्बैंड तो रीजनल हो गए थे और मैं चूँकि कुछ दिनों के लिए ब्रेक ली थी अपनी बेटी के लिए, तो उस समय मैं वर्किंग नहीं थी, लेकिन वर्किंग से पहले भी मेरा अच्छा पोस्ट था। मैंने HP, एक्सेंचर और फिर ICICI बैंक में काम किया हुआ है। तो उसके बाद जब हम लोग आए तो मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए जब गई तो सेंट फ्रांसिस ने मुझे टीचिंग के लिए बोला। मैं 1 साल पढ़ाई, फिर मुझे मेरा छोटा बेटा होने वाला था तो मैंने वहाँ भी क्विट किया। लेकिन जब मैं पढ़ाती थी सेंट फ्रांसिस में सर, तो चूंकि उस समय जो ये जगह आप देख रहे हैं वो इतना डेवलप नहीं था। तो जब स्कूल से आती थी तो यहाँ के जो गांव के बच्चे हैं वो आके मुझसे डाउट्स पूछते थे, मुझे बोलते थे कि मैम थोड़ा गाइड कर दीजिए, स्पेशली इंग्लिश मैथ्स के लिए वो आते थे मेरे पास। तो ये करते करते क्या हुआ कि जब मैं जॉब सेंट फ्रांसिस में मैं छोड़ी तो, लेकिन वो बच्चे तो गांव के थे ना, वो नहीं छूटे। तो कहीं ना कहीं हमने 2 कमरे से अपना स्कूल स्टार्ट किया और मुझे ये नीड फील हुआ कि एक एक क्वालिटी एजुकेशन का जरूरत है, क्योंकि एक तबका है सोसाइटी का जिसको ये चीज नहीं मिल रहा है, क्योंकि इट इज गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, एजुकेशन इज गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो किसी में ये होना चाहिए दम कि वो हम क्वालिटी एजुकेशन दे। तो आपने स्कूल, ठीक आपने स्कूल या आप जो चाहते थे वो हो। अच्छा, ये सब चल रहा था, आपको पहले तो वार्ड पार्षद आप बने, तो वार्ड पार्षद का चुनाव में लड़ने का फैसला, ये तो मैं नहीं कहूँगा पूरी तरह से राजनीतिक होता है, नहीं, लेकिन एक उसका ढांचा जो है राजनीतिक है। हाँ। चुनाव लड़ने का तरीका राजनीतिक होता है, तो आपको इस तरफ आने का ख्याल कैसे आया? देखिए, क्यों? जैसे मैंने स्कूल शुरू किया तो रिक्वायरमेंट को देख के किया, तो मुझे ये भी लगा कि शायद अ, एक मुझे, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे हस्बैंड को भी जैसे बच्चों के लिए एस्पिरेशंस होते हैं पेरेंट्स के, उनकी भी एस्पिरेशंस हैं और वो काफी दिनों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। लेकिन हर एक चीज हर एक कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि उनकी भी कुछ लिमिटेशंस है, बहुत सारे काम है हमारे जो कि वो, तो उनको ये चीज फील हुआ कि ये चीज में तुम जाओ, सोसाइटी का जो रिक्वायरमेंट है। कुछ गांव शहर मतलब वार्ड के ही बुद्धिजीवियों ने भी मुझसे या मेरे हस्बैंड से ये बातें कही कि आप लोग आइए और हम लोग कोशिश करें कि चलिए देखते हैं, अगर वार्ड स्वीकार करेगा तो आएंगे, वार्ड स्वीकार नहीं करेगा तो नहीं आएंगे। तो वार्ड ने स्वीकार किया, वार्ड ने स्वीकार किया। तो वार्ड के स्तर पे अगर काम करना है तो एक वार्ड में काम करना, लेकिन आपने सोचा था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचे थे। लेकिन जब मैं वार्ड जीती तो पता नहीं कैसे ये सारी चीजें हुई कि क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, 27 को अगर रिजल्ट आया, 13 तक डिप्टी मेयर आप बन गए तो इलेक्शन हो गया। तो ये बहुत मतलब एक कहे कि 15 दिन का भी गैप नहीं, मतलब लगभग 15 दिन का ही ये था, क्योंकि फरवरी का महीना था। तो इसी में क्या हुआ कि लोगों से बातें होते रही, ये होते रही, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं, अगर तुम यू शुड कंटेस्ट फॉर अ डेप्यूटी मेयर। वाई? बिकॉज कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको तुम, मतलब देवघर से प्यार है, सबसे बड़ा बात तो ये है कि देवघर को कुछ करने के लिए आए हैं देवघर में, और पार्षद भी जुड़ते गए। ऐसा नहीं कि हम अकेले चाहे, तो ये तो इलेक्शन पार्षद होता है, तो वो भी जुटते गए, वो भी अपनी इच्छा दिखाते गए
और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इसमें एक महिला का भी जो ये है वो एडवांटेज इनको मिला, क्योंकि बहुत सारी पार्षदें महिला चुन के आई हैं, तो उनको भी शायद ये लगा होगा। पहले तो उपमहापौर जो है उनकी मेयर महिला रही है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप जब उपमहापौर बन गए तो एक ब्रॉडर आपको एक स्पेक्ट्रम ब्रॉडर इसमें आपको सोचना पड़ेगा। तो क्या आपने क्या सोचा, क्या देवघर के लिए क्या क्या करना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले जो मैं करना चाहती हूँ वो है कि निगम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जी निगम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं है, वो चाहते हैं कि साफ सुथरा सड़क मिले, स्ट्रीट लाइट्स हो और पानी का सुविधा हम लोग को मिले। ये बेसिक जो जी। लोगों की, मतलब हम कहेंगे कि 60% लोगों की, और बाकी लोग हैं जिनको आवास चाहिए, जिनको कुछ सुविधा चाहिए, ये सारी चीजें। तो अगर हम लोग क्लीनलीनेस ड्राइव को सही से कर सकते हैं और निगम में जो भी रिसोर्सेज हैं उसको सही तरीके से, मेरा काम है मेरे पार्षदों का रिक्वायरमेंट को देखना और उस चीज का समन्वय निगम से बैठाना। तो निगम के रिसोर्सेज को अगर हम सही से यूज कर पाएंगे और सबको देख सकेंगे, तभी मेरे हर एक वार्ड का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। तो ये हम लोग इसी में अभी लगे हुए हैं, इसको हम कुछ अच्छा, करेंगे। जैसे आपने चुनाव के पहले अपना जो है प्रतिज्ञा पत्र दिया, हम्म। वो तो एक आपने बात के लिए दिया। अब क्या पूरे देवघर को लेकर, और जैसा कि आपने कहा अब देवघर देवघर एक तो छोटा नहीं रहा, देवघर जो है एक महत्वपूर्ण एक अलग तरह का शहर है जिसको अलग उसकी डिमांड है। तो इन सबको देखते हुए क्या अब नए सिरे से आप अपना एक मास्टर प्लान लगता है कि आपको बनाने की आवश्यकता है आप लोगों को? नहीं, मास्टर प्लान को अभी देखिए 1 महीना नहीं, मास्टर प्लान जो शहर का वो नहीं है, नहीं, अपने नहीं, काम का। मेरे काम का जरूर। जी, जब आप मतलब किसी रास्ते पे चलते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ पहुंचेंगे। जी, तो वो चीज जब रास्ते पे मैं पाँव रखी तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। और एज एन एमबीए तो वो भी होता है कि बिना प्लानिंग के काम नहीं होता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग बहुत कुछ प्लान किए हुए हैं। और सिर्फ हम नहीं, महापौर जी भी हैं, रवि जी भी हैं, वो भी बहुत सारे प्लानिंग के साथ, पार्षदों से भी हम लोग रिक्वायरमेंट्स या उनकी क्या इच्छाएं हैं वो करते हैं। दूसरा चीज है कि देखिए हम लोग का एक टूरिज्म का टूरिस्ट हाँ, जी, सेंटर जगह है, बिल्कुल, तो टूरिज्म को तो देखना ही है। टूरिस्ट लोग जो मंदिर के बाद जो आए तो वो 2 दिन ठहरे या 3 दिन ठहरे और बाकी टूरिस्ट जगहों को भी वो एक्सप्लोर करें और उनका एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, है ना, वो नेगेटिव एक्सपीरियंस लेके नहीं आखिरी जाए। 2 सवाल करते हैं। एक तो है कि जैसे आपने वो महापौर बनते ही आपने जिस तरह से आपने दौरा किया, एक स्टेटमेंट जो है कहीं आक्रामक एक आपका स्टेटमेंट आया, तो क्या उसी शैली में काम करने वाली है? एक बात। दूसरी बात यह है कि हम जनप्रतिनिधि का एक है कि पार्षद हैं, महापौर है, और दूसरी तरफ आयुक्त है, तो अधिकारी, ये दोनों का एक समन्वय जो है कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। अब कहीं कहीं पिछले पिछले निगमों में ये लैग करता था, बल्कि जनप्रतिनिधि लोग अपनी बात ठीक से नहीं रख पाते। जी, तो इसको आप किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन कैसे आप करते हैं? नहीं, ये कोऑर्डिनेशन तो बनना शुरू हो गया है, क्योंकि पार्षद मेरे पास आते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स, मैं कह रही हूँ आपको कि रिसोर्सेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उसको भी हम लोग बहुत जल्द ठीक करेंगे। ये जो समन्वय है कि रिसोर्सेज कैसे होगा, क्या होगा, उसका एक शेड्यूल बनाया जा रहा है और उसके हिसाब से पार्षदों को मिलेगा सारा सुविधा। और दूसरा चीज है कि हम लोग भी देवघर में एक एक प्रॉपर काम करना चाहते हैं कि जोन वाइज उसको बांट दिया जाए, जोनल रिक्वायरमेंट्स हो, और ताकि क्या होगा कि वर्क डिसेंट्रलाइज हो जाए। जी, तो जब जब चीजें डिसेंट्रलाइज होती हैं तो क्या होगा कि मेरी एफिशिएंसी उसमें बढ़ जाएगी। पार्षद को जो आदमी देख रहा है उसको इतना बड़ा एरिया नहीं देख के 5-6 वार्ड या 9 वार्ड देख रहे हैं, तो मेरे रिसोर्सेज भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं, तो मेरा काम भी अच्छा से हो रहा है। तो ये समन्वय करना ही मेरा काम है
पार्षद और नगर आयुक्त या नगर टीम के ऊपर। अभी तक आपका चुनाव में लोगों का प्यार मिला, आप देवघर की जनता से कुछ नया कुछ कहना चाहते हैं? कोई हाँ, आपका जरूर जरूर। मैं देवघर की जनता को समय समय पे बहुत चीजों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, और ये चीजें हम पीछे नहीं हैं, ये हम लोग को समझना होगा। आज की डेट में लोग गैस की किल्लत से परेशान हैं, लेकिन लोगों को ये बातें नहीं मालूम है कि वो अपने एक एक बर्नर का लोड वो अपने घर में तैयार कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिकम्पोस्ट वेस्ट से बना सकते हैं। इससे दो चीजें हल होंगी सर। पहला होगा कि जो गीला कचरा है वो रोड पे या कहीं फेंकेंगे नहीं लोग। दूसरा है कि उसी कचरे से, और बहुत स्मॉल सा सेटअप है, बहुत छोटा सा, एक एक छोटे ड्रम का सेटअप होता है वो, उससे आप अपने घर में एक ये कर सकते हैं, और आपको कंपोस्ट भी मिलेगा, लिक्विड कंपोस्ट मिलता है उससे। आप दूसरा चीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि आप लोग प्लास्टिक का यूसेज कम कीजिए। देखिए प्लास्टिक के यूज, लेकिन देखिए हमको तो ऑल्टरनेटिव भी लोगों को देना होगा। बिल्कुल। आप झोला लेके निकलिए घर से, मेरी रिक्वेस्ट मानिए। यही प्लास्टिक डिग्रेड नहीं करती है और नालियों में जाके फंसती है, और फिर यही नालियां जो आप फंस जाती हैं, निकालना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद पानी आता है तो वो नाली का पानी बाहर बहने लगता है। दूसरा चीज जो मैं बोलूंगी वो है कि प्लास्टिक के यूजेज को कम कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए, और उसमें क्या होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम लोग पेपर बैग्स भी बनवा सकते हैं देवघर के रिक्वायरमेंट को मीट करके। इससे एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाएगा, और जो बायो वेस्ट का हम लोग बात कर रहे हैं उससे बहुत, मतलब साउथ में तो लोगों ने इसको मतलब ऐसे विलेजेस हैं सर, मैं डोमेस्टिक की बात नहीं कर रही हूँ, वो पूरा विलेज अपने आप में कोई एलपीजी यूज नहीं करता है। दे कलेक्ट द थिंग्स इक्वली, पूरे कंपोस्ट को वो कलेक्ट करते हैं हर एक पूरे गांव से, उसको एक ही जगह पे सड़ा के और पाइपलाइन के थ्रू ही घरों में गैस दिया जाता है। तो ये पॉसिबल है, लोगों ने करके दिखाया है। हम कह सकते हैं कि देवघर विलेज नहीं है, इसमें हो सकता है कि ये पॉसिबल, लेकिन डोमेस्टिक आप उसको यूज करके आप सोचिए ना कि आप अपने घर का वेस्ट से ही अपने घर में आप अगर एक सिलेंडर मंथली यूज कर रहे हैं, और जब सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं तो 1200 से 1300 का आप सेविंग घर में कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे मुद्दे हैं, बाबा मंदिर पे तो बात ही नहीं हुई। हाँ। ठीक है, तो जल्द ही फिर आपसे मिलेंगे पूरे देवघर के बारे में, बाबा मंदिर के बारे में। देवघर एक धार्मिक पर्यटन तो है ही, एक तीर्थ पर्यटन के साथ साथ जो है पर्यटन स्थल भी है, बहुत सारी चीजें देखने को है, उनको कैसे क्लब किया जाए, इन मुद्दों पर हम फिर से बातचीत करेंगे, और जन सुविधाओं पे भी बातचीत करेंगे। आज के लिए क्योंकि समय की सीमा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपकी मुलाकात करवाना था उप महापौर टिप चटर्जी जी से, और उनसे बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, बहुत सारी बातें रह गई, फिर कभी तो हमें विदा दें।